नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोनू साइंस अड्डा पर। मैं सोनू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी बच्चे आने वाले एग्जाम्स हरियाणा ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के लिए अगर साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस के MCQs की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम एक क्लास जो है सेल टॉपिक के MCQs की पिछली जो क्लास में हमने स्टार्ट किया था काम, वहाँ से शुरू कर चुके हैं MCQs की सीरीज को। तो आज हम सेल ही टॉपिक के कुछ क्वेश्चन की एक और वीडियो लेकर आए हैं। तो आपने पिछली क्लास लगाई होगी या पिछली क्लास के जो क्वेश्चन मैंने की वीडियो मैंने डाली थी वो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन जो है आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम और समय को ना लेते हुए आज के कुछ नए क्वेश्चन की जो वीडियो है उसको हम देखते हैं। आज के कुछ नए क्वेश्चन जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, चैनल का नाम है सोनू साइंस अड्डा और इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना, आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इस चैनल पर हम आगे के लिए भी आपको नोटिफिकेशन जो है मिल जाया करेंगे, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप तुरंत उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सेल के कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि हमने सेल के कुछ क्वेश्चन को पढ़ा था। तो आज की क्लास में बच्चे हम पढ़ेंगे सेल के नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने हमने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे उसके आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में पढ़ने हैं। हरित लवक में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? हरित लवक में हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। वैसे तो पिछली वीडियो के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल आएगा इसका आंसर, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? बच्चे जो डीएनए होता है, मेन जो डीएनए है, मुख्य जो डीएनए है वो सेल के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका का एक भाग है केंद्रक, केंद्रक में ये पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और ये जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स द्विरज्जुक डीएनए, ठीक है। केंद्रक, केंद्रक जो है सेल का एक ऐसा भाग है जिसे कोशिका को कंट्रोल करने वाला भाग भी कहा जाता है। ये सेल को क्या करता है? ये सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो है जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ, सोनू साइंस अड्डा के साथ। अगर आप लोगों को मेरी थ्योरी क्लासेस भी देखनी है तो आप लीसो एजुकेशन ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। लीसो एजुकेशन ऐप एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं थ्योरी क्लासेस और डिटेल में कंसेप्ट को समझने के लिए। तो आप ऐप के ऊपर, लीसो एजुकेशन ऐप के ऊपर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को MCQs पढ़ाऊंगी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़नी होती हैं, वो सिर्फ MCQs पढ़ना चाहते हैं भी डायरेक्ट, बस उनका एग्जाम में जो है सीधा सीधा काम चल जाए। तो उस सीधा सीधा काम चल जाए इसके लिए MCQs आप यहाँ पर देख सकते हैं सोनू साइंस अड्डा चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, क्वेश्चन ये कि डीएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो मुख्यतः है ये पाया जाता है केंद्रक में। इन चारों में से राइबोसोम, न्यूक्लियस, वैक्यूल और गोल्जी बॉडी, तो ये बनेगा न्यूक्लियस में पाया जाता है। केंद्रक, केंद्रक बोलते हैं हिंदी में। कंट्रोल करता है ये सेल को कंट्रोल करने वाला भाग भी कौन है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली, हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है। लाइसोसोम जो है ये सेल का एक ऐसा भाग है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को सेल का एटम बॉम्ब भी कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका का परमाणु बम भी कहते हैं। ये कोशिका को क्लीन करता है, साफ रखता है, कोशिका को साफ सुथरा बनाए रखता है, ठीक है। ये तीनों की तीनों बातें किसके लिए हैं? लाइसोसोम के लिए हैं, ठीक है। याद रखेंगे सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र का कार्य है पैकेजिंग करना, पैकेजिंग करना, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन करना, ठीक है। गोल्जी तंत्र क्या करेगा? पैकेजिंग एंड सेक्रेशन करेगा। ये याद रखेंगे आप सभी बच्चे, गोल्जी तंत्र जो है पैकेजिंग और सेक्रेशन करेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पीछे वाले ही क्यों रिपीट हो रहे हैं भाई? आगे बढ़ना है ना हमें, तो 29 क्वेश्चन पढ़ना है, ये 8वां क्वेश्चन क्यों निकल रहा है फिर? क्या चक्कर है ये? क्वेश्चन नंबर 22
हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर अपना, ये हो गया था राइबोसोम, और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ से देखिए, कोशिका झिल्ली का मॉडल किसने दिया था? कोशिका झिल्ली का मॉडल देने वाले आदमी थे सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, कोशिका झिल्ली का सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल का एक पार्ट है, कोशिका झिल्ली का एक पार्ट है, सॉरी कोशिका का एक पार्ट है सेल का। ये सेल है, सेल के अंदर सबसे ऊपर कौन सी सेल? एनिमल सेल, जंतु कोशिका। एनिमल सेल में सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसी को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और आपसे ये पूछ रहा है कि सेल मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था? तो ये मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। ठीक है, वाटसन और क्रिक जो थे बेटा, वाटसन और क्रिक, इन्होंने तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, डीएनए का। श्लाइडन और शेवान जो थे इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, श्लाइडन और शेवान ने। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। विरचॉफ नाम का जो आदमी है ये सेल डिवीजन को क्लासिफाई करता है, सेल डिवीजन का वर्गीकरण करता है, कोशिका विभाजन का वर्गीकरण करता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन विरचॉफ नाम का आदमी। हुक जो है, रॉबर्ट हुक, सेल को डिस्कवर करता है, सेल डिस्कवरी कौन करता है? फर्स्टली सबसे पहले रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो आप इन आदमियों को याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइबोसोम किससे बने होते हैं? राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं। सीधा सीधा भाई, सीधा क्वेश्चन और उसका आंसर, फालतू की कोई भड़कबाजी नहीं, बेफालतू की कोई बात नहीं करेंगे। आप देखना इस YouTube चैनल की ये खास बात रहेगी कि सीधा क्वेश्चन और उसके आंसर, और फालतू की कोई चिक चिक पिक पिक नहीं, कोई फालतू की बात नहीं। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वही जुड़ेंगे भाई इस चैनल से, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन और आंसर उससे मतलब है, और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको लगता है कि रियल में ये जो चैनल है ये आपकी आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बस इतना तो रिक्वेस्ट देखो मैं आप लोगों से करूंगी ही। अगर मैं मेहनत करूंगी तो आप लोगों को इतना तो करना ही पड़ेगा ना। राइबोसोम किससे बने होते हैं? आरएनए व प्रोटीन से बने होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखिएगा। राइबोसोम किससे बने हैं? आरएनए और प्रोटीन से बने हैं। आरएनए जो होता है बच्चे, ये क्या होता है? ये डीएनए की तरह ये भी एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए। ठीक है, डीएनए की तरह ये भी एक न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए। और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल हेलिक्स। आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल हेलिक्स होता है, याद रखिएगा। और एक और बात याद रखिएगा आप लोग की, जो आरएनए है ये 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के आरएनए होते हैं? मैसेंजर आरएनए होता है, एमआरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, एंड और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। अगर आपसे पूछे कि जो राइबोसोम है बच्चे, जो राइबोसोम है ये राइबोसोम किससे बना है? तो आरएनए से बना है, बट कौन से वाले आरएनए से बना है? अब ओवरऑल तो आरएनए से ही बना है, कौन से वाला आरएनए? क्योंकि आरएनए 3 प्रकार के हैं, तो राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला डीएनए किस प्रकार का है? देखो, एक तो हमारी जो सेल है, हमारी सेल के न्यूक्लियस में होता है डीएनए। अब ये वाला जो डीएनए है ये मेन डीएनए है, मुख्य डीएनए, जो जेनेटिक डीएनए होता है, जो माँ बाप से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा सेल के और कौन से पार्ट में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, और ये जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है बच्चे, ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस वाले डीएनए से अलग है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है। ठीक है, और ये जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, ये होता है सर्कुलर डीएनए। कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए होता है, छोटा व वृत्त के आकार का वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। याद रखना, डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो है ये सर्कुलर डीएनए है, और ये जो डीएनए है इट इज मैटरनल डीएनए। ये जो डीएनए होता है ये मैटरनल डीएनए होता है, ये मातृक डीएनए होता है। याद रखना, ये मातृक डीएनए। देखिए,
माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं तो माँ शब्द आता है ना, तो अगर आपसे कभी पूछे कि मैटरनल डीएनए कौन सा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो डीएनए है वो मैटरनल डीएनए होता है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन। अगर कभी भी ट्रांसपोर्टेशन की बात आए, परिवहन की बात आए, तो मुख्यतः किसके द्वारा होता है? अगर कभी परिवहन की बात आए तो ये वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी बात आए कि इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन, अगर सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कौन उसके लिए जिम्मेदार है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम तो क्या करता है? लाइसोसोम तो बेटा ये कोशिका को साफ सुथरा बनाए रखता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, वैक्यूल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं, जो कि केंद्रक के विभाजन के लिए, जो गुणसूत्र हैं उनके विभाजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये क्रोमोसोम डिवीजन के लिए या न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सेंट्रियोल, क्रोमोसोम डिवीजन। और वैक्यूल जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर याद रखना। लाइसोसोम क्या करेगा? क्लीन करेगा, सेल को साफ करता है, कोशिका को साफ सुथरा बनाए रखता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कौन उपस्थित रहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक बियर्स। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसको बोलते हैं खुरदरी। खुरदरी, खुरदरी, खुरदरी क्यों है? उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है, राइबोसोम, डीएनए या वैक्यूल? भैया राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम, ठीक है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो क्या होती है? रफ होती है, खुरदरी होती है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कर सकते हैं क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। स्मूथ ईआर का प्रमुख कार्य क्या है? स्मूथ ईआर का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन को बनाना, लिपिड को बनाना, एटीपी को बनाना या डाइजेशन? तो डाइजेशन तो खामखाई ऑप्शन दे दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ये आएगा लिपिड सिंथेसिस। और इसी की वजह से वो स्मूथ है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, और चिकना का मतलब क्या है? फैट, वसा, और वसा का मतलब लिपिड इज द फैट, तो लिपिड सिंथेसिस। आंसर क्या हो गया? लिपिड संश्लेषण। सिंथेसिस को बोलते हैं संश्लेषण, तो लिपिड संश्लेषण इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। पौध कोशिका में प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? पौध कोशिका में प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। पौध कोशिका में प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार के? एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसे रंगीन लवक कहा जाता है, जो जिम्मेदार होता है लाल, पीला, नारंगी रंगों के लिए, लाल, पीला, नारंगी रंगों के लिए, रेड, येलो और ऑरेंज के लिए। एक यहाँ पर पार्ट ये तो हो गया, एक दूसरा पार्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये हो गया भैया ग्रीन कलर के लिए, हरा रंग के लिए। और तीसरा भाग होता है, तीसरा भाग होता है ल्यूकोप्लास्ट, और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये हो गया भैया बिना रंग के लिए, विदाउट कलर, विद नो कलर, बिना रंग का, जिसका कोई कलर ही नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 आंसर आएगा इसका, 3 तरह के हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद, हाँ जी, एजरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। पहली बात ये कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है, उसका न्यूक्लियस वाले डीएनए से कोई मतलब नहीं है, उसका खुद के पास उसका डीएनए है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त का मतलब है सेमी ऑटोनोमियस, सेमी ऑटोनोमियस, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, सेमी ऑटोनोमियस। सेमी ऑटोनोमियस मतलब कि मोस्टली जो काम है माइटोकॉन्ड्रिया अपने काम खुद ही करता है, ज्यादातर काम खुद ही करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने अधिकतर काम जो है वो खुद ही करता है। तो सेमी स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमियस मतलब अपने मोस्टली काम जो है वो, ज्यादातर काम जो है वो खुद ही करता है, थोड़े बहुत कामों के लिए वो डिपेंड करता है सेल के दूसरे पार्ट पर, जैसे न्यूक्लियस पर, लेकिन मोस्टली काम जो वो अपने खुद ही करता है। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, तो क्या आएगा?
इसका आंसर आएगा बच्चा, ए ऑप्शन आना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर बनना चाहिए ए ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन कहीं पे पढ़ा है क्या पहले कहीं। तो ये इसका आंसर बनेगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, ए और आर जो है वो दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या है। तो आप इसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या कभी आपने ऐसा कोई क्वेश्चन देखा है किसी, जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखेंगे बाद में जब भी, तो आप लोग मुझे बताना कि क्या आपने ऐसा क्वेश्चन कहीं पे पढ़ा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन ही आएगा। जो मैं आपको बोल रही थी कि माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त, मतलब ये अपने प्रोटीन खुद बना सकता है और एनर्जी बना सकता है, तो इसलिए इसको सेमी ऑटो, मतलब अपने काम ये मोस्टली काम खुद के खुद ही करता है, तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसको कहा जाता है। तो इट इज द राइट आंसर, ये इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्रोमोसोम मुख्यतः बने होते हैं, क्रोमोसोम मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो बने होते हैं मुख्यतः वो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं क्रोमोसोम। हाँ जी भैया, यहाँ पे क्या नाम आया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम को गुणसूत्र, हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 पेयर। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 23 पेयर, 23 जोड़ी। मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो कितनी है? 23 जोड़ी है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मानव के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है बेटा, इनकी संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। एक जोड़ी। जो सेक्स क्रोमोसोम है वो तो एक ही जोड़ी होता है। अब 23 में से एक जोड़ी तो हो गया सेक्स क्रोमोसोम, 23 में से एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम अगर हो गया तो बचे हुए जो 22 जोड़ी है उनको क्या बोलेंगे? बचे हुए जो 22 जोड़ी है इनको बोलेंगे ऑटोसोम्स। क्या बोलेंगे इनको? ऑटोसोम्स, समान गुणसूत्र, जो महिला और पुरुष में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 22 जोड़ी ऑटोसोम, समान गुणसूत्र। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सभी को? तो आप ये लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर की कोशिकाओं में, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मानव शरीर की कोशिकाओं में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मानव शरीर की कोशिकाओं में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 46। अभी तो बताया था 23 पेयर, 23 जोड़ी, और 23 जोड़ी को क्या बोलते हैं? 46 बोलते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी यानी कि 46। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, आरएनए जो है, आरएनए का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो आरएनए का संश्लेषण होता है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है ये सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर वाला जो भाग है, ठीक है, जो आप लोगों को अभी ये ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ना, दिस पार्ट इज न्यूक्लियोलस। ये कौन सा पार्ट है? ये न्यूक्लियोलस है। इस भाग को बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रक के अंदर पाई जाती है केंद्रिका। तो केंद्रिका भाग में क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है,
आरएनए का संश्लेषण होता है, याद रखना। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस, राइबो न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में होता है, याद रखना सभी बच्चे आप लोग। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस का संबंध किससे है? नाभिकी का, जिसे केंद्री का भी बोलते हैं, नाभिकी का और केंद्री का भी बोलते हैं, केंद्री का संबंध किससे है? तो इनमें से कौन सा है जिससे इसका संबंध है? अभी अभी पढ़ के गए हैं ना कि इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बेटा राइबोसोम फॉर्मेशन से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनता है? आरएनए बनता है। न्यूक्लियोलस जो है ये किसको बनाएगा? न्यूक्लियोलस आरएनए को बनाएगा, और आरएनए किसको बनाएगा? राइबोसोम को बनाएगा। राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब राइबोसोम क्या बनाएगा? फिर राइबोसोम प्रोटीन को बनाएगा, तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का संबंध आरएनए से है, और आरएनए किसको बनाएगा? राइबोसोम को। तो अब यहाँ पे आरएनए तो कहीं लिख नहीं रखा, तो आरएनए किससे रिलेट करता है? राइबोसोम से, तो आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइसोसोम में कौन से एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर एक छोटी गोल थैली के जैसा भाग होता है। छोटी गोल थैली के जैसा भाग होता है, छोटी गोल थैली के जैसा भाग है लाइसोसोम। और इस थैली के अंदर, इस बैग के अंदर, बैग BAG बैग के अंदर क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और इन्हीं पाचक एंजाइम को बच्चे हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कहा जाता है। दीज एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, इन्हें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका में वसा का निर्माण कहाँ होता है? वसा, वसा पूछ रहा है। फैट का निर्माण कहाँ होता है? फैट दिखे ना, फैट दिखते ही आप कर देंगे स्मूथ ER। फैट दिखते ही क्या कर देंगे? स्मूथ ER। स्मूथ ER यानी चिकनी अंतःप्रदर्वी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं अंतःप्रदर्वी जालिका। स्मूथ ER यानी अंतःप्रदर्वी जालिका। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन केवल पौध कोशिका में पाया जाता है? ऐसा पूछ रहे हैं कि केवल पौध कोशिका में, ओनली इन प्लांट सेल। इनमें से क्या है जो सिर्फ प्लांट सेल में है? न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी है, एनिमल में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है, क्लोरोप्लास्ट ये है भैया, ये हरित लवक जो है ना, ये हरित लवक ये सिर्फ प्लांट सेल में है, जिसकी वजह से पौधों का रंग कैसा होता है? पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अगला, पौध कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्यतः अंतर क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल पोजिट सेल वॉल, सही बात है। बोथ हैव क्लोरोप्लास्ट, गलत बात है। सिर्फ प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, तो दोनों में थोड़ी होता है। एनिमल सेल हैव सेल वॉल, नहीं भाई, प्लांट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में होती है सिर्फ सेल वॉल। तो प्लांट सेल लैक न्यूक्लियस, तो प्लांट सेल जो है लैक न्यूक्लियस, नहीं ये तो गलत बात है, प्लांट सेल में तो न्यूक्लियस होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इन सब में से, इन सब को पढ़ने के बाद हमें ये ए ऑप्शन इसका राइट आंसर पता चला कि ये आंसर जो है सही है, कि प्लांट सेल पोजिट सेल वॉल, ये क्या है? मेजर डिफरेंस है। पौधों की कोशिका में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्योंकि सेल वॉल केवल पौधों की कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति पौधों को रिजिड रखती है, रिजिड यानी एक ही जगह पर स्थिर बना के रखती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्लांट सेल की शेप को मेंटेन रखती है सेल वॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली प्रोटीन एंड लिपिड, इसी से ही बनी होती है भैया, प्रोटीन एंड लिपिड से ही बनी होती है, प्रोटीन तथा वसा से बनी होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी है? प्रोटीन एंड लिपिड। कोशिका झिल्ली को ही कोशिका का गार्ड भी कहते हैं, गार्ड ऑफ सेल, गार्ड ऑफ सेल। कोशिका का गार्ड कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करने हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो मैं यहाँ पर देखो, राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री है,
राइबोसोम जो है ये क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है सेल का। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं भाई एग्जाम में, ग्रुप डी के अंदर, रेलवे ग्रुप डी के अंदर, हरियाणा के अंदर ये मैच करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। और थोड़ी सी एक जगह पे कहीं गड़बड़ हो गई ना, सोचो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नंबर गया आपका एग्जाम में। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा इसी में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो आप देख लीजिएगा कौन से का क्या बनेगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 2 3 4। तो आप देखोगे कि जो ए ऑप्शन है उसमें 1 का बी है, 1 का बी है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने। तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो 1 का बी हो गया, ठीक है। 1 का भी। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या है, एटीपी प्रोडक्शन, जो पावर हाउस है, तो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, एटीपी के रूप में बनाएगा एनर्जी, ठीक है। तो 1 का हो गया आपका 2, ठीक है। 1 का बी, 1 का बी, 2 का हो गया डी। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें 1 का बी है, 2 का डी है, यही ऑप्शन है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। 3 का सी, लाइसोसोम का सी, सुसाइडल बैग, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है, सेल की स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। और ये जो हिस्टोलॉजी लिखा है ये किसकी स्टडी है बेटा, ये टिश्यू की स्टडी है हिस्टोलॉजी, हिस्ट्री की नहीं है ये हिस्टोलॉजी, तुक्का मत लगाना, हिस्ट्री की स्टडी हिस्टोलॉजी, टिश्यू की स्टडी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या होता है, मॉर्फोलॉजी के अंदर वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर वर्गीकरण होता है, ठीक है। जेनेटिक्स जो है ये क्या है, स्टडी ऑफ डीएनए, स्टडी ऑफ डीएनए, स्टडी ऑफ जीन, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, जेनेटिक्स का फादर कौन है, जेनेटिक्स का जो फादर है वो है मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि जेनेटिक्स का फादर कौन है, जेनेटिक्स का फादर है मेंडल, मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स को फादर, जेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ डीएनए, ठीक है, स्टडी ऑफ डीएनए। नोटेड। आई थिंक कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सभी बच्चे जो बहुत बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो है बेटा, ये मॉर्फोलॉजी जो है ये वर्गीकरण की जगह पे आप यहाँ पे लिखोगे, ये संरचना का अध्ययन होता है। संरचना कैसी, बाह्य संरचना, बाह्य संरचना का अध्ययन। इस पे मुझे थोड़ा डाउट था क्योंकि वर्गीकरण तो टेक्सोनोमी होता है, तो इसलिए वर्गीकरण जो होता है टेक्सोनोमी के अंदर आता है, टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी, वर्गीकरण जो है वो किस में आता है, टेक्सोनोमी में आता है। तो वर्गीकरण यहाँ पर उपयुक्त शब्द नहीं है, यहाँ उपयुक्त शब्द जो है वो बाह्य संरचना का अध्ययन, ठीक है। बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल, ये किस में आएगा, ये आएगा बाह्य संरचना मॉर्फोलॉजी के अंदर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कहलाती है एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी क्या है, ये आंतरिक संरचना का अध्ययन है, आंतरिक संरचना का अध्ययन, ठीक है, एनाटॉमी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु में डीएनए किस क्षेत्र में पाया जाता है, जीवाणु में डीएनए किस क्षेत्र में पाया जाता है, आप बताओ मुझे।
जीवाणु के अंदर डीएनए जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। इन बैक्टीरिया डीएनए इज प्रेजेंट न्यूक्लियस में पाया जाएगा, न्यूक्लियोइड में पाया जाएगा, या वैक्यूल में पाया जाएगा, या फिर राइबोसोम में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर कहाँ पर पाया जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो किस क्षेत्र में पाया जाएगा। देखो बैक्टीरिया जो है बच्चे वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस का जो एरिया है वो फिक्स नहीं है, न्यूक्लियस जो है वो निश्चित नहीं है। ठीक है, देखो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर वैसे तो देखो हमारी कोशिका है, तो हमारी कोशिका में तो निश्चित क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पे सच्चा या वास्तविक न्यूक्लियस नहीं होता, सच्चा या वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में सच्चा या वास्तविक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, न्यूक्लियस तो है बट सच्चा न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है कि कितना न्यूक्लियस है, जगह कितनी फिक्स है। तो वहां पर पूरे बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड एरिया होता है जहां पर डीएनए प्रेजेंट रहेगा। तो न्यूक्लियोइड इज द राइट आंसर, क्योंकि न्यूक्लियस तो सच्चा नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, इसलिए न्यूक्लियोइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक न्यूक्लियस नहीं का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब अगर ये झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये झिल्ली उपस्थित है तो वो सच्चा न्यूक्लियस हो गया, और अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम की झिल्ली उपस्थित नहीं है तो वो सच्चा न्यूक्लियस नहीं है। तो बैक्टीरिया जो है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब यही होता है कि जब सच्चा न्यूक्लियस उपस्थित नहीं होता तो वो प्रोकैरियोटिक है, और जब सच्चा न्यूक्लियस उपस्थित है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक। ठीक है, और यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक का यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है कि उनके पास सच्चा न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, वो सारे प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और यूकैरियोटिक वो है जहां पर सच्चा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसके ऊपर डबल लेयर होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। सेल का वो कौन सा भाग है जहां पर दोहरी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट जहां पर डबल लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। सबसे अधिक कोशिकाएं किस रक्त कोशिका में नहीं होती। विच ब्लड सेल लैक न्यूक्लियस। भाई ये पूछना चाह रहा है कि सबसे अधिक कोशिकाएं किस रक्त कोशिका में नहीं होती। विच ब्लड सेल लैक न्यूक्लियस। भाई ये इंग्लिश में तो क्वेश्चन कुछ हो रहा है और हिंदी में कुछ हो रहा है। ये आएगा यहाँ पे किस रक्त कोशिका, काट दो, ये गलत लिखा हुआ है। किस रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता, ये पूछना चाहता है। किस रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता। विच ब्लड सेल हैज न्यूक्लियस, सॉरी लैक न्यूक्लियस। लैक का मतलब कमी यानी कि नहीं है। ठीक है, नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, वो कौन सी ब्लड सेल है, तो वो है आरबीसी। आरबीसी किसकी, मैमल्स की आरबीसी, स्तनधारियों की आरबीसी में, केवल आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बाकी सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन किया। किस वैज्ञानिक ने, जीवित आ गया, कहीं करके आ जाओ रॉबर्ट हुक, गलत हो जाएगा। जीवित कोशिका पूछ रहा है,
जीवित कोशिका का नाम आते ही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहोक। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहोक ने 1674 में की। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रोमोप्लास्ट किससे संबंधित है? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट किससे संबंधित है? क्रोमोप्लास्ट इनमें से किससे? क्रोमो मतलब प्लास्ट मतलब प्लास्टिड मतलब लवक, लवक जो होते हैं वो कलर, रंग से संबंधित है, रंग। तो कलर पिगमेंट है ये, कलर पिगमेंट है ये, याद रखिएगा, रंग से संबंधित है। लाल, पीला और नारंगी रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है जो बिना रंग का लवक है, जो कोई भी रंग प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो ये पौधे की जड़ में, पौधे का वो तना जो मिट्टी में दबा हुआ है वहां पर ये उपस्थित रहता है और ये फूड को स्टोर करता है, भोजन का संग्रह करता है। ये ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करता है, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन पैकेजिंग का कार्य करता है? विच ऑर्गेनेली पैकेजेस प्रोटीन? प्रोटीन को पैक करने वाला कौन है? अगर यहाँ पे पैक वर्ड नहीं लिखा होता, पैक की जगह लिखा होता कि फॉर्मेशन या सिंथेसिस कौन करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस कौन करता है, फिर तो हम आंसर कर देते राइबोसोम, फिर तो क्या कर देते? राइबोसोम। लेकिन यहाँ पैकिंग वर्ड आ गया, पैकिंग, या पैकिंग की जगह स्टोर वर्ड आ जाता तो भी, पैकिंग या स्टोरेज ये कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस वो भाग है जहां पर प्रोटीन की पैकेजिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है। प्रोटीन को निर्माण कौन करता है? सिंथेसिस या संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। ठीक है, लेकिन पैकिंग कौन करेगा, पैकेजिंग कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली जो वीडियो मिलेगी आपको उसमें आपको अलग टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेल टॉपिक के 2 पार्ट में आपको पार्ट 1 आप मैं वीडियो जो है मैं डाल चुकी हूँ पहले ही, वो आप देख लेना, और ये पार्ट 2 की जो वीडियो है ये भी आपको मिल जाएगी। और मतलब जब आप लोग देखोगे इस वीडियो को तो आप ये समझिएगा कि एक जो वीडियो है सेल टॉपिक की वो पहले आप देख चुके हो, मतलब अगर उस टाइम पे जब ये वीडियो देखो तो उससे पहले वो वीडियो भी देख लेना या बाद में देख लेना, जैसे भी हो। तो दोनों वीडियो मिला के आपके पास कोशिका के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे जा चुके हैं। और आगे फिर आपको अगले टॉपिक की वीडियो देखने को मिलेगी एमसीक्यूज की। कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप किस वैज्ञानिक ने पूर्ण किया? कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप किस वैज्ञानिक ने पूर्ण किया? देखिए, कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप, हु कंप्लीटेड मॉडर्न सेल थ्योरी, जो मॉडर्न सेल थ्योरी है उसको किसने कंप्लीट किया? हु कंप्लीटेड द मॉडर्न सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी किसने थी? सेल थ्योरी दी थी बेटा श्लाइडन और शेवान ने। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लाइडन और शेवान ने। फिर आपसे पूछ रहा है कि उसका सेल थ्योरी का जो आधुनिक रूप है, मॉडर्न रूप जो है, वो किस वैज्ञानिक ने पूरा किया है? कौन सा वैज्ञानिक है जिसने ये पूरा किया है? विर्चोफ ने किया है, हुक ने किया है, ल्यूवेनहोक ने किया है। तो इसका आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा विर्चोफ। ठीक है, पूरा नाम है इसका रूडोल्फ विर्चोफ। इस रूडोल्फ विर्चोफ ने क्या किया? 1855 में सेल डिवीजन किया था, कोशिका विभाजन किया था, और कोशिका विभाजन के लिए इसने एक बात कही थी कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, तो यही वो आदमी है जिसने क्या किया? कोशिका सिद्धांत का आधुनिक रूप दिया है, विर्चोफ ने। रूडोल्फ विर्चोफ इज द राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं, तो अगर आपके सामने ये वीडियो आ जाती है तो आप उनको प्लीज चैनल का नाम बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद आप सभी बच्चों का। अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, तो फिर मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर
आने के लिए बिल्कुल खुशी से तैयार रहूंगी। अब वीडियो तो मैं डालूंगी, लेकिन आप लोग अगर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद आप सभी बच्चों का। पिछली वीडियो को भी अपना प्यार देना और इस वीडियो को भी अपना प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।